एग्जाम्पल 4.1 रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विद इट्स स्पीड। तो रेन नीचे गिर रही है। अच्छा, इसकी स्पीड क्या है? 35 मीटर पर सेकेंड। और हवा कहाँ चल रही है? विंड इज़ ब्लोइंग विद दिस टू वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट में विंड चल रही है और उसकी स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। अब एक चीज़ नीचे गिर रही है, एक उधर जा रही है, तो उसका आपस में एक इफेक्ट होगा रिजल्टेंट। तो रेन नीचे आ रही है, विंड इधर जा रही है, तो रेन इसे इधर ले आएगी। सीधे जा रही है अगर रेन और हवा इधर चल रही है तो रेन की बूंदें किधर आ जाएंगे बताओ? तुम कूलर ही चला दो, पंखा चला दो, टेबल फैन, और पानी सीधे गिराओ तो पानी किधर जाएगा बताओ? तो हाँ, लेफ्ट में जाएगा कि नहीं? ये फिर ये हो गई इसकी डायरेक्शन। ठीक है, सो इट्स डायरेक्शन विल बी दिस। और ये किससे हुआ? क्या ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से हुआ? ठीक है कि नहीं? तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि एक इधर हमने ये उसी हिसाब से बनाया है, ये 12 है और ये उसका 3 गुना लगभग बनाया है, तो लेंथ भी हमें ध्यान देनी होगी। सो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो यहाँ विंड है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री वेक्टर्स हैं, तो इसे 12 मीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है। तो यहाँ आर का डायरेक्शन क्या हो जाए, ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अगर आर का मैग्नीट्यूड तो ये 90 डिग्री है, सो दैट इज इक्वल्स टू वी आर। वी आर किसे माना गया है? रेन को। वी आर इसके और पास लिखो, वी आर। तो वी आर स्क्वायर और प्लस वी डब्लू स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई? 35 स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर। सो दिस इज अब यहाँ पर 35 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 1225 और प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। इन दोनों को जोड़ लो। हमारी तरफ से पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं रह रही है कि कोई डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है? बोलिए। सिलेबस पीछे चल रहा है? अच्छा, तो यानी एक्सरसाइज छोड़ छोड़ के चलाया जाए, कैसे करें बताओ? 1 3। अच्छा, टाइम एक्स्ट्रा ले लिया करें। ओके ओके, क्योंकि हमको पता चल गया है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही, क्योंकि अब आपने गुड मॉर्निंग बोलना छोड़ दिया है, तो उससे मुझे मालूम चल गया है। ओके, नाउ इट इज़ 469। 3 और प्लस 3 6 हो गया। अब 6 है तो ये कितने टाइम्स जाएगा? इट इज़ 7 टाइम्स। 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42, तो इट इज़ 437 आ गया। तो 37 मीटर पर सेकेंड। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गया? सो दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन। मैग्नीट्यूड ऑफ resultant velocity of rain, it is equals to 37 मीटर पर सेकेंड। अब इसका हम एंगल निकालेंगे थीटा, तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू, जो ये थीटा है क्या वही थीटा ये भी है? बताइए। तो इट इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस, इट इज़ 35/12।
तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो। और जो और जगह नीव में पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे क्या सिलेबस चल रहा है? सर कहाँ पर? नीव में या और जहाँ क्लासेस चल रही हैं? सर पता नहीं। अच्छा ठीक है, इसे पता करो। ये 2.916। 2.916। सो यानी एक पैरामीटर है कि जो हम लोगों का है ना, अगस्त सितंबर सितंबर तक हमारी हाफ कोर्स ख़त्म होना चाहिए। इस हिसाब से हमें चलना है कि जो अभी अभी जुलाई चल रहा है, सितंबर तक हाफ में अगर हम पहुंचेंगे तो ठीक चलते हैं। समझ में आ गई ना बात आपकी? फर्स्ट बुक सबकी ख़त्म हो जानी चाहिए, और जो बायो है या इसका है उसमें हाफ कोर्स समझ में आना चाहिए। और थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग पे भी है कि चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ रही हैं, तो हम एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं। एक्सरसाइज लोग नहीं कराते हैं, तो आपका जल्दी हो जाएगा। ओके, सो 10 2.916 2.916 देखता हूँ क्या है। ठीक है, सो दिस इज़ 2.9। 2.9 है कि नहीं? तो 2.9 के आगे 042 है। 10 नेचुरल टेंजेंट्स हम देख रहे हैं, तो 2.9 देखो 45 1 होता है कि नहीं? तो 2.9, तो ये 71 पॉइंट समथिंग है, 71.0 डिग्री। तो कितने डिग्री आ गया? क्या 71 डिग्री आ गया थीटा? 71 डिग्री। ओके, नाउ ये चीज़ 71 डिग्री है, या हम ये कह सकते हैं वर्टिकल से रेन कितनी गिर रही है। यदि ये 71 डिग्री है तो ये कितना हुआ? क्या ये 19 डिग्री हुआ? तो अब अगर ये 19 डिग्री हुआ तो यहाँ से जो ये है, ये रेन कैसी गिर रही है? क्या ये 19 हुआ? तो अगर ये 19 है तो हमें अम्ब्रेला किधर लगाना चाहिए? वर्टिकल से इधर लगाना चाहिए कि नहीं? तभी रेन हमें बचा पाएगी। सो अम्ब्रेला इज टू बी हेल्ड एट 19 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन टूवर्ड्स, तो ये नॉर्थ है तो ये टूवर्ड्स ईस्ट कह सकते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला इज टू बी held at 19 degree from vertical towards। जो आली ज़र्फ हैं कम ज़र्फ से यूँ झुक के मिलते हैं, सुराही जिस तरह लबरेज कर देती है पैमाना। तो अगर आप किसी को, अपने टीचर को वो विश करती हो तो आप छोटी समझने लगती हो क्या अपने आप को? ऐसा फीलिंग होता है आपको? बताइए। जो आली ज़र्फ हैं कम ज़र्फ से यूँ झुक के मिलते हैं, सुराही जिस तरह लबरेज कर देती है पैमाना। आप अगर किसी से, अपने टीचर को विश करती हैं स्कूल में, तो क्या अपने आप को छोटा समझती हैं? ऐसी फीलिंग आती है? हाँ, नहीं ऐसा तो आप कई दिन से कर रही हैं। ठीक है, आके चुपचाप बैठ जाती हैं जैसे वो कोई विजिटर हो, साहब हो। ठीक है, नहीं जम रहा है तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा जो बचा हुआ है। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। इतनी बात हो गई है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर,
रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, किसी भी वेक्टर को, जैसे हमने देखा कि दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट से एक वेक्टर बनाया जा सकता है कि नहीं, बोलो। तो क्या उस वेक्टर को एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व भी किया जा सकता है? दैट इज एनी वेक्टर इज ऑलवेज रिजल्टेंट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। एनी वेक्टर क्या होता है? एनी वेक्टर इज ऑलवेज resultant of two mutually perpendicular vectors. Similarly the resultant vector can be, वो क्या किया जा सकता है? Can be split या resolved into those mutually two perpendicular vector. अगर मैं यहाँ कहूँ कि a प्लस बी, तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि a प्लस बी से ही आ रहा है, ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो। तो क्या इस रिजल्टेंट वेक्टर को इनमें स्प्लिट भी किया जा सकता है? ठीक है, सो ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर है, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस। जो रिजोल्यूशन है वो क्या है? इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर means splitting up या expressing any vector into two म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। हम आपको देखिए हर चीज़ का वो बायो के लिए कितना एक एक बना के देते हैं, हर चीज़ का कि अच्छे से अच्छा समझो। हमारे पढ़ाने में कमी है, 2 बार पूछो 4 बार पूछो, बल्कि हम ही 4 बार पूछ लेते हैं। कोई दिक्कत होती है? हम फेयर माइंड से पढ़ाते हैं कि नहीं आपको? कोई उसमें तो हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं ना। इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये है। सो हम किसी भी वेक्टर को स्प्लिट कर सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स means resolution of vector means splitting any vector into two mutually perpendicular vectors। अब यहाँ पर देखो कि मान लीजिए कि आपको कोई एक वेक्टर दिया गया है तो उसको रिजॉल्व करना है इन टू वेक्टर्स। तो हम कैसे रिजॉल्व करें? मान लीजिए कि एक वेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है और कहा जा रहा है कि उसको किसी में भी रिजॉल्व किया जा सकता है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स और एनी टू वेक्टर्स इन गिवन डायरेक्शन, ये भी किया जा सकता है। जरा देखो तो क्या ये दोनों वेक्टर हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन क्या इससे एक वेक्टर बन जाएगा ये वाला? बोलो, क्या ये इन दोनों का रिजल्ट है, रिजल्टेंट है? तो क्या अगर रिजल्टेंट है तो इसे हमें वापस, अगर हमें आर से कोई कह दे जरा एक्सप्रेस कर दो, तो क्या यही जो मैंने इसको इसमें एक्सप्रेस किया, क्या यही रिजोल्यूशन नहीं हुआ? रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर हमसे कोई कहे कि मेरा एक वेक्टर ए है जो कि 2i प्लस कुछ भी है, ये वेक्टर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वही है, कुछ डायरेक्शन में होगा, जैसे 2i प्लस जे, 2i चले और एक जे चले तो एक करीब करीब ऐसा वेक्टर बनेगा, क्योंकि 2 इधर चलोगे और एक इधर चलोगे तो कितना वेक्टर बनेगा? यही बनेगा कि नहीं? ठीक, तो ये एक ए वेक्टर किसी ने आपको दे दिया और किसी ने एक ऐसे दे दिया कि i इधर चले और 2j ऊपर चले, तो b वेक्टर क्या दे दिया? i प्लस 2j। और एक वेक्टर ऐसा दे दिया कि वो इस लेंथ का दे दिया जो कि c वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर है।
जो कह रहा है कि 5i प्लस 7j, और ये बोल रहा है कि इसको इन दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, रिजॉल्व करो। रिजॉल्व रिजल्टेंट वेक्टर इनटू इन डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। क्या कहेगा कि रिजॉल्व रिजल्टेंट वेक्टर या गिवन वेक्टर, रिजॉल्व गिवन वेक्टर r that is 5i plus 7j in डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। इनके डायरेक्शन में रिजॉल्व करो। तो हमें ये दिया गया है, ज़रा सोचो कि एक वेक्टर ऐसे दिया गया है और एक ए वेक्टर है, वो इधर इतना चलता है, सिर्फ इतना ही है, और बी इतना चल ले रहा है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बनाया है, देख लो ऊपर से। तो आपको कैसे करना है, इसको तब तक खींचते चले जाओ उसके पैरेलल, और इसी तरीके से एक तो इसके पैरेलल ले लो, यानी और ये देखो ये कहाँ, यानी हमको क्या करना है, यहीं तक बनाना है जो भी चीज़ है। और बी तो थोड़ा सा आगे या पीछे बढ़ा करके हम ये काम कर सकते हैं। बी को छोटा भी किया जा सकता है, तो यहाँ से नहीं हो रहा है तो यहाँ से ले लो, यानी बी को छोटा कर दो जिससे कि हमारा पैरेललोग्राम बन जाए ये, और ये यहाँ ले लो तो बन गया पैरेललोग्राम कि नहीं। रिजॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम अपने गिवन वेक्टर्स में कुछ छोटा या बड़ा कर सकते हैं उसी डायरेक्शन में जो वेक्टर है। तो बी को हमने क्या किया, क्या बी को 0.8 भी ले लिया, छोटा किया कि नहीं, और ए को थोड़ा बड़ा कर दिया, तो ए को क्या 1.2 ए ले लिया, और इससे हमारा जो वेक्टर है बन गया। क्योंकि हमें छोटा कर देने से बिल्कुल एक पैरेललोग्राम तो बनना चाहिए कि नहीं। तो अब हम इसे आर वेक्टर को लिख देंगे 0.8b प्लस 1.2a, ये जस्ट फॉर से है। आर को अब हम क्या लिख सकते हैं, 1.2a प्लस 0.8b। तो कुछ इसी तरीके से हमें काम करना है, इट इज़ फॉर से। ओके, समझ में आ गई बात। अब जरा देखें कि हम कहेंगे आर वेक्टर है, सो आर वेक्टर क्या है, क्या 5i प्लस 7j है। तो इसको हम लेमडा 2i प्लस j इस डायरेक्शन में, और प्लस म्यू i प्लस 2j इसमें हम रिजॉल्व कर रहे हैं। यानी r है तो r को हमने क्या लिख दिया, लेमडा a और प्लस म्यू b, ऐसा लिखा कि नहीं। क्योंकि कुछ ना कुछ टर्म्स होंगे, हमें नहीं पता कि a में कितने का मल्टीप्लाई करना है, ये तो किसी को नहीं पता, ये तो हमने उदाहरण दिया है। क्या आपको ये पता है b में कितने का मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। हो सकता है माइनस ही करना पड़े, उल्टा ही करना पड़े। अगर ये वेक्टर उल्टा होता तो क्या हमें इन्हें रिवर्स ना करना पड़ता, इधर की ओर आता। तो हमें नहीं मालूम है कि क्या करना पड़ेगा, लेकिन हम इनकी डायरेक्शन में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो दिस इज 2 लेमडा आई और प्लस म्यू आई और प्लस लेमडा जे और प्लस 2 म्यू जे। सो इट इज़ 2 लेमडा प्लस म्यू आई प्लस लेमडा प्लस 2 म्यू जे, इट इज़ इक्वल्स टू 5i और प्लस 7j। तो अब कंपेयर करो i के साथ i को और j के साथ j को। 2 लेमडा प्लस म्यू इट इज़ इक्वल्स टू 5 और लेमडा प्लस 2 म्यू इट इज़ इक्वल्स टू 7। सो इन दोनों को अब सॉल्व करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखो 2 लेमडा प्लस 4 म्यू इट इज़ इक्वल्स टू 14 हो गया। और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो इट इज़ -3 म्यू इट इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -9। तो म्यू कितना हो जाएगा 3 और लेमडा प्लस 2 म्यू इट इज़ इक्वल्स टू 7। ठीक है, सो लेमडा प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 7। तो लेमडा कितना हो गया 7 - 6, तो लेमडा 1 हो गया कि नहीं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो 5i
और प्लस 7j है, इसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा कि लेमडा ए है तो लेमडा यानी 1a, तो 1a और प्लस 3b। तो जस्ट वो तो हमने करके देखा था, हमने कोई सही तो डायरेक्शन बनाई नहीं थी, हमारी डायरेक्शन उतनी अच्छी वो थोड़ी होगी कि यही जो है 2i + j होगा। तो वो अपने हिसाब से एक हमने अंदाज़ा आपको सिखाने के लिए बताया था, बट इट कैन बी एक्सप्रेस दिस इज, यू कैन चेक आल्सो। अगर ये इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि अगर a को 1 गुना रखा जाए और b को 3 गुना कर दिया जाए तो ये वेक्टर आ जाएगा रिजोल्यूशन ऑफ गिवन वेक्टर in terms of other two vectors। अब देखो इसको करके देखते हैं कि a क्या था 2i + j, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो अब हमारे पास 2i + j कितना होता है, ये होता है, तो ये तो a वेक्टर है। और b क्या था i + 2j, क्या वो यहाँ पे आएगा, क्या ये b वेक्टर होगा, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। और सोचिए 5i + 7j क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 और इसके आगे 7, 1 2 3 4 5, इसे और आगे बढ़ा दो तो और आगे बढ़ाने पे क्या आएगा 6 और 7, तो 7 का मतलब है कि ये चीज़ 5 के ऊपर यहाँ पड़ती है ये, तो यहाँ से इसको मिलाया जाए ये, तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर भी पता चल गया 5i + 7j, 5 इधर चले 7 उधर चले तो ये चल दिए। अब ये जो वेक्टर है तो वो कह रहा है कि b को 3 गुना करो, यहाँ क्या लिख रहा है b को कितना करना है 3 टाइम्स, तो मैं b को 3 टाइम्स कर दूँ, करीब करीब 3 इतना होता है, a 2 गुना तो इतना हुआ और 3 गुना इतना हुआ, तो ये हमने 3 गुना कर दिया, b को 3 गुना कर दिया। और a को कह रहा है ऐसे ही करो और अब इसको मिला दो तो आपका पैरेललोग्राम वो कह रहा है बन जाएगा। तो ये इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, तो फिगर में फिर भी थोड़ी कमी रह सकती है बच्चे, पैरेललोग्राम तो लग ही रहा है ना। तो 3b, तो हमें वो r वेक्टर मिल गया और ये a, बोलो समझ में आ गई बात। सो r = a + 3b। अब इतनी बात हो गई कि अब देखो आगे का, वी हैव सीन द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ 2 अदर वेक्टर्स। ये तो हमने देख लिया कैसे करना है, और बुक में दिया भी हुआ है कि अगर आपको किसी को करना है तो उसको लेमडा और म्यू के टर्म्स में लिख के फिर उनका लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल के फिर रिस्टोर कर दो। फिर लेमडा निकालने के लिए आपने क्या किया, लेमडा निकालने के लिए 2 इक्वेशन बनेंगी, आई को आई के कोफिशिएंट से कंपेयर किया और ये जे के कोफिशिएंट से जे को कंपेयर किया, तो 2 इक्वेशन बन गई, तो लेमडा म्यू आ गया और लेमडा और म्यू की वैल्यू रख दी गई है क्या, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ओके। चलिए अब आगे देखो कि जैसे हमने आपको बताया था कि कोई यूनिट वेक्टर आई हो सकता है, जे हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि पैरेललोपाइप्ड भी होता है। पैरेललोपाइप्ड का मतलब है कि
ये है। सो ये चीज एक तरीके का क्यूबॉइड है, ये है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो है ये क्या है, राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहते हैं, राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर देखो कि अगर x लेते हैं और ये y है और ये z है, तो x से ये राइट हैंडेड सिस्टम है। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब है कि राइट हैंड में थंब ऊपर रहेगा और उंगलियां ऐसे रहेंगी। तो इसका मतलब है ये चीज़ है, ये चीज़। तो इसका मतलब है अगर आप x से y चलें, तो x से y चलें तो ये z है। तो अगर मैं ये x लूँ और ये y लूँ तो ये क्या होगा बताओ, x से y चलो तो ऊपर की ओर क्या होगा, ये ज़मीन है और ज़मीन में ये दीवार है। तो अगर x से y चलो तो ऊपर z होगा कि नहीं, दीवार, ये दीवार खड़ी है कि नहीं। तो x से y चलोगी तो z होगा। और इसी तरीके से जो इधर का y एक्सिस का यूनिट वेक्टर है वो j कहलाता है, और x एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, i, और z एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, k। i j के हो गए 3 यूनिट वेक्टर। अच्छा, अगर और आगे देखो कि मान लीजिए कि इधर में टोटल 12 सिस्टम बन सकते हैं। ये y है, ये z है, और तो ये क्या होगा, तो y से z चलो तो अगले क्या आएगा, y से z चलो तो ये ऐसे चलना है। तो y से z चलिए, सो इट विल कम एज y से z चलिए तो ऊपर क्या आएगा, y से मैं z चल रहा हूँ, देख रही हूँ ज़मीन पे, तो ऊपर क्या आया, x। तो ये इस तरीके से चला गया तो ये चीज़ आई, ये भी है। एक और भी चीज़ है कि क्या z से x भी चला जा सकता है। ठीक है, आप अपनी 4.9 फिगर देखो, क्या उसमें z से x चला गया है, दिखा 4.9। तो आप अपने फिंगर से करके देख रही हो, तो ऊपर क्या आ रहा है, y। अब इससे देखो x y z वाले से, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो z से x जाओगी तो y आएगा, घड़ी के उल्टी दिशा में, ये चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि इधर की ओर z हो और इधर की ओर x हो, तब y किधर आएगा, तब x से z ऐसे चलना पड़ेगा उल्टा हाथ, तो क्या नीचे आएगा y। तो ऐसे केस में नीचे की ओर y है और ऊपर की ओर क्या होगा, y डैश होगा। तो जो नीचे की ओर है वो j कैप है और ऊपर की ओर क्या, माइनस j कैप। तो आपको z से x चलने पर पता चल जाएगा कि क्या है। तो अगर उल्टा चल रही तो नीचे की तरफ है, तो ऐसा भी देखा जाने को मिलता है ना। अब देखो कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है और उसमें x और y है, देन इट कैन बी रिजॉल्व्ड इन, ठीक है। सो ए वेक्टर है और इसका एक एंगल बन रहा है थीटा इसके साथ,
किसी एक्सिस के साथ, एक्स और वाई दो ही एक्सिस है, हमारा प्लेनर मोशन है, वो तो जस्ट हमने दिखा दिया, 3 डायमेंशनल मोशन इस चैप्टर में नहीं है, बट फिर भी आई जे के का फैमिलराइजेशन किया गया है, जिसमें जो आई मॉड है वही जे मॉड है, वही के मॉड है, और इनकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है। सो अगर ये थीटा है तो ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से कि एक्स एक्सिस में इतना और वाई एक्सिस में ये इतना होगा कि नहीं। तो एक्स एक्सिस में ये कितना चला है वो इसका कंपोनेंट ए एक्स कहलाएगा, और इधर जो वाई एक्सिस में चला है उसका कंपोनेंट क्या कहलाएगा ए वाई। ठीक है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप, जहाँ ए एक वेक्टर है, यानी जितना भी चला है आई तो 1 मीटर का वेक्टर है, जितने मीटर चला या जितने सेंटीमीटर चला आई 1 सेंटीमीटर का वेक्टर है, तो उतने से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी लेंथ आ जाएगी, क्योंकि इन्हीं दोनों पैरेललोग्राम लॉ से ही तो उसका डायगोनल आया है। तो कॉस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा हुआ ए एक्स बाई ए, साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा ये ए वाई है, इसके सामने वाला जो ए वाई है तो ये ए वाई ए भी है, तो इट इज ए वाई बाई ए। सो दिस इम्प्लाइज ए एक्स कितना हुआ ए कॉस थीटा, और इससे क्या पता चलता है ए वाई क्या हुआ ए साइन थीटा। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए एक्स आई और प्लस ए वाई जे, सो दैट इज ए कॉस थीटा आई और प्लस ए साइन थीटा जे। वेक्टर का ध्यान रखें और कैप लगाती रहें। समझ में आई बात कि किसी का एक्स और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो इस तरीके से होगा। तो जो भी कंपोनेंट है, मान लीजिए किसी कोई वेक्टर है और किसी ने बता दिया कि ये एक ये वेक्टर है और ये 30 डिग्री है और ये 5 मीटर का वेक्टर है, तो इस तरीके से 5 cos 30 यहाँ लिख लो और इधर क्या लिख लो 5 sin 30। तो इस तरीके से जो ये हमारा ए वेक्टर यहाँ पर बन रहा है तो उसके दो कंपोनेंट क्या हो गए, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो क्या 5 cos 30 एंड साइन 5 sin 30 हो गया। ए तो उसका मैग्नीट्यूड ही है कि नहीं। तो इस तरीके से हो गया। तो अब हम देखें कि इस वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है। तो 5 cos 30 आई कैप की दिशा में इतना चला और फिर जे कैप की दिशा में ये कितना चला होगा, जिससे कि यहाँ पहुँच गया। चाहे ट्रायंगुलर लॉ लगाओ चाहे पैरेललोग्राम। तो 5 sin 30 जे कैप, तो 5√3/2 आई कैप और प्लस 5 × 1/2 जे कैप, ये चीज़ हो गई। तो दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजॉल्व ये भी कर रहे हैं बट इन 2 परपेंडिकुलर रेफरेंस एक्सिस। रिजोल्यूशन along, और पहले जो किया था वो एनी 2 वेक्टर्स जो ए और बी में किया था वो क्या एनी 2 वेक्टर्स थे। वेक्टर along 2 परपेंडिकुलर रेफरेंस एक्सिस, ये चीज़ हो गई। तो अब हमने ये बात पता कर ली है, अगर आपको ए एक्स ए वाई दिए हों तो आपके पास एक और भी सुविधा है। क्या आप थीटा निकाल सकती हो यहाँ से, और tan थीटा क्या आएगा, क्या ए वाई बाई ए एक्स आएगा tan थीटा, बोलो। या फिर थीटा को tan इनवर्स लिख सकती हो, सिंपली भी आप लॉग टेबल से देख के निकाल सकती हो। tan को उधर लिख लो, tan इनवर्स हो गया। तो अगर tan थीटा ए वाई बाई ए एक्स है
ए वाई बाई ए एक्स, तो थीटा क्या हो गया, लिखने का तरीका है, अदरवाइज टेन इनवर्स का और कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से इधर ले तो टेन इनवर्स की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकता है। तो लेकिन हम थीटा, कई बार हमारे पास लॉग टेबल नहीं होती है तो हम यहीं लिख के आंसर छोड़ देते हैं कि थीटा ये है, टेन को उधर ले लेते हैं, टेन थीटा में तो नहीं लिख सकते ना थीटा, तो वो तरीका होता है। बाकी टेन की जितनी भी वैल्यू है वो लॉग टेबल देख के देखी जा सकती है कि इसकी कितनी वैल्यू है, लॉग टेबल देखो उसमें पता चल ही जाएगा कि टेन कितना है, क्योंकि ये टेबल मिलती है और इसमें आपको हर वैल्यू मिल जाएगी नेचुरल टेंजेंट की, जितनी भी वैल्यू चाहिए हर वैल्यू है, उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लो, यहाँ तक कि मिनट में भी दिए, ठीक है। सो ये 5 रुपए की बुक मिलती है लॉगरिदमिक टेबल। अब देखो हम किसी चीज़ का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर हमने ये कह दिया a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो a का रिजल्टेंट क्या होगा, क्या रूट ए एक्स स्क्वायर होगा प्लस ए वाई स्क्वायर होगा, चेक कर लो, इसका स्क्वायर करोगे तभी तो a का मॉड्यूलस आएगा, और साथ में थीटा कितना आएगा ये, तो किसी भी वेक्टर के लिए हम थीटा भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई वेक्टर दिया है कि 5y प्लस 7j और कोई आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस से उसका कितना एंगल है, तो आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर कोई ए वेक्टर दे दे कि 5i प्लस 7j, तो और पूछे इसका मॉडुलस क्या है, मॉडुलस का मतलब सिंपली a, सो दैट इज़ रूट 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, क्योंकि 5 जो है वही ए एक्स है और 7 क्या है, क्या यही ए वाई है, देख लो, क्योंकि a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स आई, द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग आई एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ए एक्स एंड कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड ए वाई। समझ में आई बात कि नहीं? अगर बी वेक्टर होगा तो बी एक्स बी वाई लिखना। तो अब हमने फार्मूला लगा दिया है कि a इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इससे हमें पता चल जाएगा कि a कितना हो गया, दैट इज 25 प्लस 49 हो गया, सो इट इज़ 60 और 74 हो गया। तो ये चीज़ हो गई, 74 को 2 इंटू 37 लिखा जा सकता है जिसका कोई मतलब नहीं है, और tan थीटा इट इज़ ए वाई बाई ए एक्स जो कि 7/5 है, जो कि 1.4 है। तो 1.4 देखने के लिए tan थीटा का आप लॉगरिदमिक टेबल निकालें, नेचुरल टेंजेंट्स आप देखेंगी तो 1 के आगे ही 1.4 आएगा। 1 कितना होता है, क्या 45 डिग्री होता है, 1 के नीचे 1.1 आया, 1.2 आया, 1.4 पे आ गई हो, तो 1.4 में ये देखो कि 1.3 का लास्ट क्या है, मतलब हमें 1.4 के बिल्कुल करीब पहुंचना है। तो ये देखो 4019 दिख रहा है, बोलो, दैट इज इक्वल टू 4019 दिख रहा है कि नहीं? तो 4019 के ऊपर क्या लिखा है, क्या 0.5 लिखा है या 30 मिनट लिखा है, 36 मिनट? 4019 के आगे 30 मिनट लिखा है, कितना लिखा है, 30 मिनट। तो इस तरीके से और डिग्री कितनी देखी थी 4019 की, 4019 की डिग्री भी देखो, दैट इज इक्वल्स टू 54 डिग्री 30 मिनट हुआ या 54.5 हो सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 54.5 डिग्री और 54 डिग्री 30 मिनट। तो ये एंगल भी बता दिया, रिजल्टेंट भी बता दिया, दो चीज़ चाहिए थी। और ये किस एक्सिस से है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज।
अब देखो यहाँ तक की बात हो गई। अगर मान लीजिए हमारे पास नाउ ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, यहाँ पर 3 वेक्टर दिए हैं, तो अगर मैं इसे x वेक्टर ले लूँ, इसको y वेक्टर ले लूँ, तो x से y चला जाए, x से y, तो ये z होगा। तो मान लीजिए ये है सामने वाली छत, सामने जो कि छत है वो है, तो z इधर होगा कि नहीं, x से y चलो, ये कमरे की इधर z छत होगी, ये z है। अब देखो कि हमारे पास एक वेक्टर है, तो ये तो हम ये वेक्टर है हमारे पास, हम इस तक कैसे पहुंच सकते हैं? पहले x चलो, और x चलने के बाद क्या चलना पड़ेगा, y चलना पड़ेगा, और फिर z चलना पड़ेगा। तो x y z 3 तरफ चलना पड़ेगा। हम x की तरफ चले, जो x की तरफ चले वो क्या कहलाया, क्या वो ax कहलाएगा? फिर इसके बाद आप y की तरफ चलो, यहीं से y की तरफ चलो, हमें तो उस पॉइंट तक पहुंचना है ना, p पॉइंट तक, तो फिर अब ay कहलाएगा। तो ax ay, और फिर इधर चलो z की तरफ, z नीचे है तो z की तरफ चलो, तो z की तरफ चले तो क्या कहलाया, क्या az कहलाया? तो ax चले, ay चले और az, और हम p पे पहुंच गए। तो p पे पहुंच गए, और p पे जो हम पहुंचे तो हमको एक वेक्टर मिल गया है। वो वेक्टर कौन सा है? ये दैट इज OP वेक्टर, ये OP वेक्टर। तो ओरिजिन से एक OP वेक्टर है। ये वेक्टर x एक्सिस से भी कुछ एंगल बनाता है, इसे अल्फा कहेंगे। ये वेक्टर y एक्सिस से भी एंगल बनाता है, इसे बीटा कहेंगे। और यही वेक्टर क्या z एक्सिस से भी एंगल बनाता है। मान लीजिए कोई इस तरीके कोई ऐसी चीज हो कि मान लीजिए ये है, इसमें x y z है, ये एक डब्बा है, ठीक है, तो इसमें सब कुछ एक्सिस है, और यहाँ पर मैं एक रख दूँ पेन, तो क्या ये जो पेन है ये तीनों एक्सिस से एंगल बना रहा है? इससे भी एंगल बना रहा है, इससे भी एंगल बना रहा है, और ऊपर से भी तो बना रहा है। तो अगर थ्री एक्सिस हो तो कोई भी वेक्टर, मान लीजिए ये 2 वेक्टर हैं, ये 2 वेक्टर हैं, और इन सब से भी कोई एंगल बनेगा, और एक वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये वेक्टर एक इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा जो वेक्टर है क्या हर एक एक्सिस से एंगल नहीं बनाएगा? तो इसकी x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से जो बनने वाला एंगल है अल्फा बीटा गामा है। तो तीसरा एंगल गामा है। दिखाने में तो ये 3D नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसके साथ भी कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ना वेक्टर का। कमरे के कोने पे एक छड़ टेढ़ी पकड़ लो, तो क्या वो तीनों दीवार की जो साइड्स हैं या कॉर्नर है उनसे एंगल नहीं बनाएगा? होगा कि नहीं? तो वही चीज़ है। तो अल्फा बीटा गामा आर द 3 एंगल्स। तो अगर अल्फा है तो यहाँ पर हमने कहा कि ये हमारा वेक्टर है, तो एक वेक्टर मेरे पास ये है, अगर ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो ये कितना हो गया? क्या ये इसको हम a cos अल्फा कह सकते हैं? क्योंकि आप चाहे तो इसे ax मान लें। तो और ये a वेक्टर है, तो ये वेक्टर a वेक्टर है। तो यहाँ से आप ज़रा देखें कि cos अल्फा क्या होगा? cos अल्फा इज इक्वल्स टू बेस को हमने क्या माना है? क्या ax, और हाइपोटेनियस, तो ax कितना हो गया? क्या a cos अल्फा? यानी अगर हम cos कंपोनेंट ले लें तो उसी की तरफ उसका प्रोजेक्शन मिल जाता है कि नहीं, उसकी छाया। प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर अलोंग एनी रेफरेंस एक्सिस इज देयर
जो भी एंगल है कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ दैट वेक्टर विद दैट रेफरेंस एक्सिस। सो ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब छाया होती है। सो प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है, अगर एक कीड़ा चल रहा है धीरे धीरे ओरिजिन से, तो उसकी छाया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे देखो कहाँ कहाँ बन रही है। तो जो भी बन रही है उसकी इधर पे छाया बनेगी। कोई भी एक वेक्टर है तो उसकी सीधी लाइन खींचो एक्स एक्सिस पे, उससे यहाँ से एक सीधी लाइन खींचो, जेड पे सीधी लाइन खींचो, वो उसके प्रोजेक्शन हुए। समझ में आई बात कि नहीं? तो अगर हमारा एक वेक्टर है तो हम यहाँ से सीधी लाइन एक्स एक्सिस पर खींचते हैं, तो सीधी लाइन वाई एक्सिस पे खींच दें, तो वो चीज़ बन जाएगी कि नहीं, जिससे कि एक तरीके का क्यूबॉइड बन जाए। वो ये इसका टिप है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड कैसे बनेगा? 3 अलग अलग डायरेक्शन में लाइन खींचनी पड़ेगी। सो प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर अलोंग एनी रेफरेंस एक्सिस, तो ये प्रोजेक्शन है। इसे ए एक्स को क्या कहेंगे? ए एक्स को क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, projection of a vector along x axis. So projection of any vector along any reference axis, ये क्या होगा? any reference axis is product of magnitude of that vector to the cosine of inclination of that vector to that reference axis. बोलो समझ में आ गया? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ that vector with that reference axis, cosine of that vector to that reference axis। समझ में आई बात? तो इसका अगर इसके साथ बीटा एंगल बन रहा है तो ये बीटा है, तो ए वाई कितना हो जाएगा? साइन की क्या बात है, जब बता दिया कॉस है। अब ये 90 माइनस थीटा नहीं बोल रहा हूँ, सीधा बीटा बता रहा हूँ। बीटा ही 90 माइनस अल्फा है। ये अल्फा है तो ये कितना हुआ? क्या ये 90 माइनस अल्फा हुआ क्या? इसका इधर प्रोजेक्शन क्या है? ए कॉस अल्फा, और इधर भी प्रोजेक्शन लोगी तो यही लिखना पड़ेगा, ए कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। भी बताया कि नहीं कि लेकिन कॉस 90 माइनस अल्फा क्या बन जाता है? क्या ए साइन अल्फा? बोलो। लेकिन कोई 90 माइनस अल्फा ना बोल के इसे बीटा बोलने लग जाए तो क्या आपके पास कन्वर्ट करने का ऑप्शन रह जाएगा? तब तो नहीं रह जाएगा ना, तब तो नहीं कन्वर्ट कर पाओगी। अगर सीधा कहे हम तो बीटा बोलते हैं इसको, तब बदल पाओगी? तो ये बीटा है तो इसका इधर की ओर क्या प्रोजेक्शन हुआ? हमेशा प्रोजेक्शन कॉस में, हाँ कॉस में ही होता है, क्योंकि कॉस 0 हो जाएगा तो क्या वो फुल वेक्टर हो जाएगा उधर। ये वेक्टर इधर की ओर 0 हो जाए तो कॉस 0 क्या होता है बताओ? क्या उस वेक्टर का फुल प्रभाव इधर हो जाएगा? रख के देख लो, cos 0 1 होता है कि नहीं? और अगर साइन रख दोगी, प्रोजेक्शन को साइन मानोगी तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा। वेक्टर भी पूरा उधर है तब भी 0 बोला जा रहा है। बोलो वो बात जस्टिफाइड है? क्यों कहा जाता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी वेक्टर का प्रभाव नील हो जाता है? क्योंकि वहां पर उसका साइन लिया जाता है। तो ए वाई को क्या लिखें? और नहीं तो करके देख लो। साइन क्यों बोलती हो? फिर से देखो,
ये ए है और इसे ए वाई बोला है, तो बताओ कॉस बीटा क्या है? कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ए वाई क्या हो गया? क्या ए कॉस बीटा हो गया? यानी अगर आपको एंगल दिया तो सिर्फ कोसाइन लो, और सिर्फ एक एंगल दिया है तब फिर आप क्या करती हो, फिर आप उसका 90 माइनस लेती हो, तब फिर करती हो, या इसके आधार पर इसको निकाल लेती हो कि ए साइन अल्फा, वो अल्फा के टर्म्स में है। भले ही अगर आप मन में सोच लो कि बीटा तो 90 माइनस अल्फा ये साइन ही तो हुआ, लेकिन आपसे ऐसा कोई कहने को नहीं कह रहा है बीटा तो साइन 90 माइनस अल्फा ही होगा कि कुछ और होगा? बोलो। अगर 30 होगा तो ये जरूरी भी नहीं है कि 90 माइनस अल्फा हो। अब हम 3 डायमेंशन में पहुंच गए, जरा देखो, अब हम यहाँ पे हैं, ये कोई ये एंगल नहीं है कि 45 हो जाए, अब तो उठ गया वेक्टर। अब क्या वही एंगल होगा? ये अलग अलग भी हो सकता है। अब तो हो सकता है दोनों से भी 90 बन जाए। कहीं ऐसा तो आपके मन में नहीं बन रहा है कि नहीं दोनों में तो कॉम्प्लीमेंट ही होगा, ऐसा सोच नहीं क्या? क्योंकि ये वेक्टर उठने पर अब एंगल इंप्रूव होने लगा है दोनों में। कभी ऐसा हो जाए कि ये दोनों मिल करके दोनों ही 90 हो जाए, तो क्या ये जो बीटा है ये 90 माइनस अल्फा ही होगा? क्योंकि अब तो वेक्टर उठ गया है, तो हो सकता है दोनों 60 भी हो सकते हैं, ऐसा भी सरप्राइज हो सकता है। उधर चला गया तो दोनों 120 हो जाएंगे, तो अब वो बात नहीं रह गई ना, आप 3 डायमेंशन में आ गई आप। तो इसलिए ये बोलना ज़्यादा ठीक है कि नहीं, कोई वेक्टर किसी का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। और अगर मैं इसका इधर प्रोजेक्शन निकालूं तो ए जेड कितना आएगा? तिरछी है और लेकिन जेड की तरफ निकालूं, ऊपर की तरफ, एक ये तिरछी लाइन खड़ी थी तो इधर निकाला, इसी तिरछी का उधर निकाला एक्स पे, इधर निकाला वाई पे, अब इधर निकालना ऊपर, तो जेड पे हुआ कि नहीं? जेड का बताओ, ए जेड कितना होगा? अच्छा, ये चीजें आपकी लिखी गई हैं बुक में, जरा आप देखें 4.16 में। बोलो। ये चीज हो गई। अब जरा देखो कि मान लीजिए कि 3 वेक्टर हैं, ये 3 रेफरेंस लाइन है, तो 2 का पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से एक वेक्टर निकालो, हमें एक इनका तीनों से एक बीच में है, ये बीच में है, तीनों से एंगल बना रहा है कि नहीं? तो पहले इन दोनों का निकाल लो, पर कि इन दोनों का वो क्या आता है पैरेललोग्राम से, और क्या ये जो वेक्टर आएगा वो इससे भी 90 डिग्री होगा? क्योंकि है तो जमीन में ही। बोलो। तो अब फिर क्या मैं इनका भी पैरेललोग्राम बना लूं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, और फिर है कि नहीं, फिर ये निकाल लूंगा, क्योंकि ये वेक्टर इसके साथ तो 90 है ही, है कि नहीं? तो फिर अगर आपसे कोई कहे कि एक रेक्टेंगल है, जरा डायगोनल निकाल दो, तो बाकी 2 साइड का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो ये चीज हमारे पास ए जेड है, और ये क्या है, क्या ये ए एक्स है? तो ये जो जमीन का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? क्या ए जेड स्क्वायर और प्लस ए एक्स स्क्वायर होगा? भाई नीचे तो यही है। अच्छा, नीचे आ गया रूट में ए जेड स्क्वायर
और प्लस ए एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ ए वाई है। तो अब फिर से जो ये ए वाई है तो फिर इसे भी ए वाई आप मान सकती हैं। और ये 90 डिग्री है क्योंकि पूरा एक रेक्टेंगल है। ये पूरा देखने से क्या लग रहा है, रेक्टेंगल। तो ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट। भाई ये चीज़ क्या आएगी, रिजल्टेंट बताओ। रिजल्टेंट ही ए वेक्टर माना गया है कि नहीं, उसे क्या माना गया है, ए वेक्टर। तो अब ये वेक्टर क्या होगा, जो हमारे पास दो वेक्टर है मैं उसको सीधा करके दिखा दूंगा आपको। यानी जो बेस में जो एक छड़ है वो रूट ए जेड स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर है, और जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है वो ए वाई है, और मैं ये निकालना चाहता हूँ। इसी चीज़ को सीधा करके दिखा दिया, है वही बट सीधा रख दिया हमने, जिससे आपको सुविधा हो जाए। क्योंकि आप घूम के देखो, उससे अच्छा मैं सीधा ही ना कर दूँ। इधर से देख रहे हो कि नहीं इस आँख से, तो दिख रहा है कि नहीं रेक्टेंगल। तो अब जरा सोचो ए वेक्टर क्या होगा, तो ए का मॉड क्या हो जाएगा, रूट इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इस पे स्क्वायर लगा दो तो क्या रूट हट जाएगा, ए जेड स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। सो रिजल्टेंट ऑफ कोई भी वेक्टर क्या होता है, यानी उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर ही उसका मॉड होता है। ये मॉड्यूलस वैल्यू है। अगर हमारे पास एक वेक्टर आर दिया है, एक्स आई की तरफ एक्स चला है और वाई जे और जेड के, तो आर वेक्टर क्या होगा, बोलो, समझ में आई। यानी कि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में एक्स चल रहा है, वाई चल रहा है और इसमें ये चल रहा है, तो इट इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर या लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर हो गई, ये चीज हो गई। वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल ऑफ बीटा, अल्फा बीटा आर द एंगल ऑफ reference axis with given vector। अच्छा, और साथ में a cos अल्फा, a cos बीटा और a cos गामा, ये इसको LMN भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर, ये क्या कहलाएंगे, दीज आर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसे आप चाहें तो एक्स वाई जेड लिख लें, LMN अभी ना लिखें, एक्स वाई जेड लिखें, आगे देखा जाएगा। यही x है, यही y है और यही तो z है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो x है वो a cos अल्फा है कि नहीं, y क्या है, a cos बीटा है, और z क्या है, a cos गामा। बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को समझ सकते हैं कि वो उसके कंपोनेंट्स हैं। एक्स वाई जेड आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, एक्स वाई जेड आर
of given vector along x y z एक्सिस, तो उस डायरेक्शन में वो उसके कंपोनेंट हो गए। ये चीज़ आपके बुक में दी है। इतना बात समझ में आ गया? यस सर। तो फिर क्या सीखा आज आपने? बताइए। ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, अभी भी नहीं सीखा कि विश करना है। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास बताई जाएगी कब होगी।